नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 16 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, आज के इस सेट में हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह स्टार्टिंग के 4 से लेकर 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। दिए गए चारों ऑप्शंस जो हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम ऑप्शंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको? तो हर्षवंती बिष्ट को, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षवंती बिष्ट को जो है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे अलका उपाध्याय को, ये भी किसी संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो वह कौन सा संगठन है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनाई गई हैं अलका उपाध्याय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं अलका मित्तल, ये किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो ONGC की, इसे भी आप याद देखिएगा, ONGC की ये महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। और अलका मित्तल ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ONGC। वहीं माधवीपुरी बुक हाल ही में लेटेस्ट न्यूज में थी, ये किस संगठन की पहले महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो ये सेबी की, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं माधवीपुरी बुक, यानी कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये चारों आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन चारों के बारे में मैंने बता दिया है। ये चारों महिलाएं जो हैं किसी न किसी संगठन की पहले महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पहला अहर्बल उत्सव आयोजित किया? यानी कि जो आपका अहर्बल उत्सव है इसका आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में किया गया था? तो अहर्बल उत्सव का जो आयोजन था हाल ही में कहां पर किया गया था? ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी है और जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, यहीं पे हाल ही में अहर्बल उत्सव का जो आयोजन था वह किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और उत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, और जैसे आपका हो गया लोलाव उत्सव, लोलाव उत्सव हो गया। इसके बाद दूध पथरी हो गया, दूध पथरी उत्सव भी जो है आपका मनाया जाता है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। तथा जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है हमारे यहाँ और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हेरात पर्व के रूप में, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा देश 400 वर्षों के बाद दुनिया का पहला नया गणराज्य बना है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहला नहीं दुनिया का नया होगा। तो दुनिया का सबसे नया गणराज्य बनने वाला देश हो गया है यह, इसका नाम है बारबाडोस, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह यूके के कंट्रोल में था, परंतु हाल ही में यह गणराज्य बना दिया गया है 400 वर्षों के बाद। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बारबाडोस की राजधानी हो जाएगी क्या? तो ब्रिज टाउन जो है, ब्रिज टाउन जो है आपकी बारबाडोस की राजधानी है। और बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डेम सेंड्रा मेजोन। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बारबाडोस जैसे ही दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है तो इसकी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई डेम सेंड्रा मेजोन। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, यह पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई थी बारबाडोस की। बारबाडोस की राजधानी है आपकी क्या? तो ब्रिज टाउन।
आपको उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो भारत का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेना खिलाड़ी कौन बन गया टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गए हैं आपके अश्विन यानी कि रविचंद्रन अश्विन, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। कहाँ के? तो भारत के। पहले थे आपके अनिल कुंबले और दूसरे थे आपके कपिल देव और तीसरे बन गए आपके रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न आपके सामने है, और चक्रवात जवाद का जो नाम है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था हाल ही में? इंपॉर्टेंट है। तो जवाद चक्रवात का जो नाम है यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह नाम प्रस्तावित किया गया था सऊदी अरब के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सऊदी अरब। तो यहाँ पे हमने 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के देख लिए हैं। अब आगे के जो 5 आगे के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे 20, ये मिलेंगे आपको जीके और जीएस के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जीके का, जीएस का। और किस युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट है, बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबर को जो है खानवा का युद्ध जीतने के बाद, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बाबर को खानवा का युद्ध जीतने के बाद जो है गाजी की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाबर से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना इसी के द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा ही। बाबर ने एक युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह लड़ा गया था अप्रैल 1526 में। किसके मध्य? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और इसी युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। तो इसे आप याद रखिएगा, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पहला फैक्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से लेके 1530 तक बाबर मुगल सम्राट था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा बाबर के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये चारों जो युद्ध मैंने आपके सामने लिखे, ऑप्शन में लिखे हुए, ये चारों युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला युद्ध था आपका खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1527 में आपका लड़ा गया था खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य? तो आपका हो जाएगा राणा सांगा के मध्य। वहीं पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसी को युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका जो चंदेरी का युद्ध था यह 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। 1528 ईस्वी में किसके मध्य? तो मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था आपका चंदेरी का युद्ध। और इसके बाद घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का जो फेमस युद्ध था अफगानों के साथ लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। तथा ये सभी जो युद्ध हैं ये बाबर ने जीते थे। तो इनका वर्ष आप याद रखिएगा। ये वर्ष डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपका क्रमानुसार सजाने को दे देगा, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो अगर आपको डेट रहेगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये चारों लड़ाइयाँ जो है बाबर के द्वारा लड़ी गई थी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा बाबर के द्वारा एक आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। आप याद कर लीजिएगा, तुजुक ए बाबरी। ए बाबर की आत्मकथा थी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तो इसकी आत्मकथा का नाम भी आप याद देखिएगा और किस भाषा में बाबर ने इसको लिखा था? तुर्की भाषा में। इसको भी आप याद देखिएगा, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। भी फैक्ट आपको याद रखना है, अब्दुल रहीम खान खाना ने जो तुजुक ए बाबरी आत्मकथा थी बाबर की, इसका फारसी में अनुवाद किया था। तथा इसकी जो कब्र है कहाँ पर है बाबर की कब्र आपको मिलेगी काबुल में। काबुल में जो है इसको दफनाया गया था बाबर को। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा बाबर जो था, पहली बात तोपों का जो युद्ध था यह बाबर के द्वारा ही किया गया था। जब पानीपत का युद्ध हुआ था
उस पानीपत के युद्ध में जो बाबर था उसने सर्वप्रथम बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा देश आसियान का मेंबर नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आसियान जो है टोटल 10 देशों का समूह है। इन 10 देशों में भारत इसका मेंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन इन 10 देशों में भारत सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे 10 देश कौन कौन से जो आसियान के मेंबर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये टोटल 10 मेंबर कंट्री आपके आसियान के। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आसियान के नाम से जानते हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। टोटल 10 देश इसके मेंबर है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता व एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी औरंगाबाद में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह अवस्थित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। इस प्रश्न को लेकर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो कल का जो आपका सेशन आएगा जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसमें मैं इस प्रश्न को सॉल्व करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। और किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार दिया गया है। तो जीएसटी परिषद का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया था, 279, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 279A के तहत जो है राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीएसटी जो है किस वर्ष में लागू की गई थी। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और स्थापना वर्ष के आधार पर इनको जो है क्रम में अवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी, बाद में किसकी की गई थी, और उसके बाद में किसकी की गई थी, आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान की। तो आसियान की स्थापना को हमने अभी देखा था 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी, और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर भी आप साथ साथ याद रखिएगा। सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर भी आप याद रखिएगा साथ साथ। और उसके बाद बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी, तो बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 1997 में। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मिलेगा आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। तो तीनों के स्थापना वर्ष मैंने आपको बता दिए हैं, और तीनों के जो हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले स्थापना की गई थी किसकी, आसियान की, उसके बाद सार्क की, उसके बाद आपका बिम्स्टेक, यानी कि 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन से के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो राजस्थान की खेतड़ी माइंस हैं ये किसके लिए फेमस है, आपको बताना है। तो राजस्थान की खेतड़ी माइंस जो है आपके तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है आपकी राजस्थान की खेतड़ी माइंस, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। और निम्न में से किस जनजाति के द्वारा सरहुल का जो त्यौहार है नहीं मनाया जाता। तो इसमें से हो जनजाति सरहुल का त्यौहार मनाती है, उराव जनजाति भी सरहुल का त्यौहार मनाती है, और मुंडा जनजाति भी सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। कि तीनों जो जनजातियां ये सरहुल का त्यौहार मनाती हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपर्युक्त जो तीनों जनजातियां दी गई हैं इनके द्वारा सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कपास की आपसे पूछा जा रहा है। तो कपास की कौन सी किस इसमें से है, तो सुजाता है, कल्याण है, और बीकानेरी नरमा। ये तीनों जो प्रजातियां हैं, तीनों जो किस्में हैं ये आपकी कपास की ही हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों किस्में किसकी हैं, तो तीनों किस्में आपकी कपास की हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सी एक कमजोर ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन हो गई,
इसके बाद जलवाष्प आपका हो गया, जलवाष्प भी आपका क्या है, तो ये आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद आपका ओजोन हो गया, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन इसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक कमजोर ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा। जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है यह एयर पोल्यूशन के अंतर्गत आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यह एयर पोल्यूशन फैलाती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यह एक कमजोर ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत और ताज़ा पानी उपलब्ध है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत वर्तमान में ताज़ा पानी है, तो लगभग 2.5% आपको पृथ्वी पर ताज़ा पानी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही जाएगा, 2.5%, यानी कि 2.5%। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से कौन सा ऊर्जा का एक सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पे ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत पूछा गया है, न कि अच्छा स्रोत। यहाँ पे अक्षय स्रोत आपको बताना है, यानी कि जो कभी खत्म ना हो पाएगा। तो इसमें से ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, यानी कि जो कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा होती है उसी को हम अक्षय बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण प्रकाश रासायनिक स्मॉग का प्रमुख कारण है। कि जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग होता है प्रदूषण, यह किसके कारण उत्पन्न होता है। तो स्मॉग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है आपको स्मॉग देखने को मिलता है। जो धुंध होती है, स्मॉग को हम धुंध बोलते हैं, यह देखने को मिलता है किसके कारण, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिवर्ष जो है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रतिवर्ष जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो हो जाएगी मलयालम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मलयालम जो है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है, और कवारत्ती यहाँ की राजधानी है और लक्षद्वीप की। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया, यानी कि अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो आपका 29 है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 29 जो यह अल्पसंख्यकों के यानी कि माइनॉरिटीज़ के हितों से संबंधित, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका 100 रुपये का नोट होता है यह किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आरबीआई गवर्नर का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर का जो है 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रोटीन का सबसे समृद्ध अज्ञात स्रोत इसमें से कौन सा है। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध अज्ञात स्रोत इसमें से कौन सा है, तो सोयाबीन और मूंगफली, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सोयाबीन और मूंगफली जो है यह प्रोटीन का सबसे समृद्ध अज्ञात स्रोत माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको उसका नाम बताना जिसने प्रधानमंत्री के लिए कथन कहा था। जो कथन था वह राज्य का नौका का कप्तान होता है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है राज्य के नौका का कप्तान होता है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो नौका का कप्तान होता है। तो यह जो कथन था यह कहा गया था लॉर्ड मार्ले के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुनरो ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री होता है वह राज्य की नौका का कप्तान होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, मुनरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। और 1775 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किसे अपने संरक्षण में रखकर बंगाल का नवाब नियुक्त किया था, यानी कि मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। तो नजमुद्दौला, मीर जाफर की मृत्यु के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने संरक्षण में नजमुद्दौला को रखकर उसको बंगाल का नवाब बना दिया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नजमुद्दौला। तो दोस्तों आज का जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 16 था उसको आज यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।